राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुत्व और हिंदुत्व का मतलब सनातन, यानी कि हिंदुत्व की सरकार। अब ऐसे में अगर कोई भी काम, आप तो कह रहे हैं कि इतनी कड़ी, उसका इलाज इतना कड़ा है। यहां तो साहब मदरसे का सर्वे उत्तर प्रदेश की जमीन से आता हूं मैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी महाराज जी की सरकार ने जब मदरसों के सर्वे की बात की तो हंगामा खड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से इलाज तो सख्त है। अब जब आपने कहा कि बहुत कठिन इलाज है, बहुत कड़ी दवा देनी पड़ेगी, सर्जरी तक करनी पड़ सकती है, बैंडेज बांधना पड़ सकता है, कुनैन की गोलियां देनी पड़ सकती हैं, तो साहब हमारे यहां एक और समस्या है। एक और बड़ी जमात है जो खुद को कहती तो है सेकुलर, और उस सेकुलर जमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लाल सलाम ठोकती है, लेकिन अपने पूरे व्यवहार में वो लाल अस्सलाम है। वो धर्म को अफीम कहती है सिर्फ इसलिए कि हिंदू को धर्म कहा जाता है, हिंदुत्व को, लेकिन उनके लिए मजहब ये अफीम नहीं है साहब। उसकी तो वो अगर मौका मिले तो चरस बो देंगे। आपने भारतीय मुसलमानों का इलाज बड़ा कठिन बताया। आपकी पैनी नजर रहती है इस पूरे गिरोह पर भी। इनका इलाज क्या है? देखें, इनका इलाज भी बड़ा सख्त है, ठीक है। हम्म। आपके ऐसे ही लोगों में से एक आपकी लिखारी हैं अरफा खानम शेरवानी। इन्होंने एक ट्वीट की हम्म। कि जय श्री राम कहना कम्युनल है, इसलिए कि इसमें भगवान को वो किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है भगवान को, वो उनसे इंस्पायरेशन ली जा रही है, तो ये कम्युनल है। भारत माता की जय कहना गुनाह है, इसलिए कि बीइंग ए मुस्लिम हम देवी देवताओं को नहीं पूछते, और इसमें भारत माता को एज ए देवी पेश किया गया है। हम्म। एक और ट्वीट करती हैं कि अल्लाह अकबर कहने से हमें ताकत मिलती है, और अल्लाह अकबर कहना कहीं कम्युनल नहीं है, क्योंकि इससे इंसान के अंदर ताकत आती है। ऐसे माइंडसेट का इलाज क्या होगा? मतलब पागल पागल लोगों का इलाज क्या होता है? पागल खाने में बंद हम्म। करो। अब राणा अय्यूब है, राणा अय्यूब की आप जितनी लिखारियां देख लें, वो टोटल हिंदुओं को बंद लफ्जों में गालियां देती हूँ, टोटल मुसलमानों की गलत कार्यों को इंडोर्स करती हैं। इनकी आज तक एक ट्वीट नहीं आई, ना कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, ना कभी अभी नहीं। आपके जोधपुर में जो सरतन से मर्डर जुड़ा, हुआ। उस पर बिल्कुल। कोई नहीं आएगी। लेकिन किसी मुसलमान को सुई चुप जाए तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, अमेरिकी सदर, शिकागो यूनिवर्सिटी में बैठ के लेक्चर दे रही होंगी। ये वो लोग हैं जिनकी हिपोक्रेसी का ये आलम है कि अवैसी साहब के बच्चे, मुझे इनकी सही डिटेल नहीं पता, लेकिन उनकी शायद बेटियां हैं, तो उनका दामाद अमेरिका में रहता है। जी जी। अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा अभी 6 महीने पहले इसने अमेरिका में कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ली है। आम मुसलमान को समझना होगा कि भाई साहब, अपने बच्चों को अमेरिका, गरीब के बच्चों को पत्थरबाजी, गरीब के बच्चों को हुल्लड़बाजी, अगर करवानी भी है गरीब के बच्चों से तो लीड करो ना, आगे आओ ना, पत्थर बिल्कुल। लेके तुम भी तो खड़े हो ताकि तुम मिसाल कायम करो ना। अगर तुम हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हो, तो प्रॉफिट मोहम्मद जंगे करने जाते थे तो लीड करते थे ना भाई। तो वहां पे आम मुसलमान को इलाज करना होगा ज्यादा, जाके गिरेबान से पकड़ो। जब वो कहने का हाँ भाई कयामत आ गई, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निकल लो पत्थरबाजी करो, तो उनके घर पे जाके उनको गिरेबान से पकड़ के लाओ और बोलो पहला पत्थर तुम फेंको। फिर क्या होता है कि पत्थरबाजी आम गरीब मुसलमान करे, फिर हम्म। मोदी जी का बुलडोजर भी उनके मुसलमानों के घरों पे चलता है। चलता है, बराबर चलता है। अवैसी साहब पत्थर पहला मारेंगे तो फिर अवैसी साहब के घर पे भी बुलडोजर चलेगा ना भाई। फिर केस हम्म। कबाड़े इनके ऊपर होते हैं, जमानतें बेचारे कराते फिरते हैं फिर अपने घर गिरवी रख के। हम्म। आम मुसलमान को इस हिपोक्रेसी का समझना होगा कि हनुमान जन्म उत्सव पे पत्थरबाजी हुई थी, बुलडोजर चले, बुलडोजर चले ना, तो
राना अय्यूब ट्वीट करती हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं इलीगली। और फिर इसके आधे घंटे बाद फोटो के साथ काफी फोटोज और लगा के ट्वीट करती हैं कि एंजॉयिंग माय टाइम विद फैमिली इन केरला स्विमिंग पूल। अब आम मुसलमान को समझना है कि खुद तो एंजॉयिंग स्विमिंग पूल में केरला में, लेकिन आपको कहां जाए भेज रही है? पत्थरबाजी के लिए, इलीगल कामों के लिए, एंटी स्टेट भारत के विरोध का काम करने के लिए आपको गद्दार बना रही हैं। खुद एंजॉय कर रही हैं उसी पैसे पे जो विदेश से इनको आता है, विदेशी एजेंडे को पूरा करने के लिए जो इनको अय्याशियां मिलती हैं उस पे। अभी आजकल वो लगा रही हैं मिनी स्कर्ट में, प्योर बिल्कुल ड्रेस में, शिकागो में अपनी तस्वीरें, लेकिन आई सपोर्ट हिजाब। किस किस्म की हिपोक्रेसी है भाई, ये किस किस्म की बिल्कुल हिपोक्रेसी है? अगर मेरी बीवी आई सपोर्ट हिजाब का नारा लगाएगी तो पहनेगी ना हिजाब? ऑब्वियस। पहनो भाई, अगर आप समझते हो कि हिजाब सही है। अब ईरान में हिजाब उतारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में हेलोविन मनाया जा रहा है जो कि इस्लाम का गढ़ है, जो बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है। वहां पे बकौल कुरान के अल्लाह ने प्रॉफिट वहां पे भेजा है। कुरान में है कि 1,24,000 पैगंबर आए, नबी आए, प्रॉफिट आए, वो सारे के सारे उधर ही आए, अरब और इजराइल में, सारे के सारे। तो भाई साहब, अल्लाह मियाँ को अगर इंसान सुधारने ही थे तो इंडिया में क्यों नहीं भेजा? बड़ी बात। आज सऊदी अरब, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, कुरान वहां पे उतरा, प्रॉफिट वहां पे उतरा, वो हेलोविन मना रहा है। वहां पे लड़कियां, टेनिस की एक स्टार आ गई है, वहां पे टेनिस खेल रही हैं। वहां पे पर्दा खत्म कर दिया, भारतीय मंदिर बन रहे हैं गल्फ में। मंदिर बन गया, अभी तो बिल्कुल खुल गया है। सऊदी जी। अरब में तकरीबन एंड स्टेज पे है। या वहां पे हर चीज हो रही है। और मैं कहता हूं कि उनकी स्पीड थोड़ी स्लो है दुबई के मुकाबले में, इसलिए कि वो इस्लाम का किला है, जी मक्का मदीना उधर है। उनके लिए मुमकिन नहीं कि रातों रात दुबई की तरह बार ओपन कर दें सब कुछ, लेकिन फिर भी वहां पे क्लब्स खुल गए, कैसीनो खुल गए, सिनेमा खुल गए, वहां पे इतनी तब्दीली आ रही है। और ये दो टके के कन्वर्टेड, ये जो सदियों से हिंदू थे आज शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी पे। अरब अपने उन बुत परस्तों के ऊपर शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल। वो अपने एंसेस्टर्स को आज भी मानता है, ये अपने एंसेस्टर्स को नहीं मानते। तो ये कड़वा इलाज जो है ना, एक तो भारत के मुसलमानों को आप एजुकेट करेंगे, ऑटोमेटिक वो अपने कम्युनल लीडर से जान छुड़ा लेंगे, कम्युनल लिखारियों से जान छुड़ा लेंगे। दूसरा, आपको भारत का कानून स्ट्रॉन्ग करना होगा हेट स्पीच पे। देखें अभी यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ तो किंग चार्ल्स बने, तो किंग चार्ल्स देहांत के बाद उनकी डेड बॉडी स्कॉटलैंड में देहांत हुआ था, तो स्कॉटलैंड से डेड बॉडी लेके आ रहे थे, तो रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और क्वीन को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो जी एक जगह कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी हम बादशाहत को नहीं मानते और खत्म करो बादशाहत। कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं, खाली प्लेकार्ड लेके खड़े थे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर केसेस बने इंग्लैंड में, जहां जी फ्रीडम जी ऑफ स्पीच है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि हेट स्पीच है और आपको खुल्लम खुल्ला आजादी है कि आप जो गंदा काम करना है करो। आपके यहाँ का हेट स्पीच का कानून बहुत खराब है। मोहम्मद जुबैर ने पूरी दुनिया की सरकारों को भारत के खिलाफ उकसाया, आपने क्या किया? उसको एयर कंडीशन कमरे में कुछ दिन रखा, फिर छोड़ दिया, वापस आज जहर उगल रहा है। आपका हेट स्पीच का कानून बहुत खराब है भाई। राणा आपने अय्यूब जी आपने हेट स्पीच और हमारे यहाँ के खराब कानून की जी यूरोप में उगलेगी ना तो उसको सीधा जेल में बंद किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चूंकि आपने हेट स्पीच और हमारे खराब खराब कानून की बात की और बिल्कुल ये बात एक आम भारतीय को भी परेशान करती है कि ऐसे लोग जो सरेआम मुंह पे थूक देते हैं, हर तरीके का थूकते हैं और उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं, हर तरीके से मौज लेते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले का एक डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, जो मुलायम सिंह की पार्टी थी, जिनका नेता अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017, उनके पिता के समय से एक उनके यहाँ लीडर थे
मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान सबसे पहली बार अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि 24 करोड़ आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें अगर मोहम्मद आजम खान अगर जाने गए तो वो इस बात से जाने गए जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत माता डायन है। आप सोचिए, उन्होंने स्पीच में कहा कि भारत माता डायन है, और यह कहने के बाद उनकी पैन इंडिया पहचान बन गई। लेकिन थोड़ी तब्दीली हमारे यहां भी है साहब। 27 इसी बीच, आज हम 2 तारीख है, और पिछले महीने की 27 तारीख को सीतापुर की एक कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव जब यहां हो रहे थे, पार्लियामेंट्री हमारे यहां इलेक्शन जब हो रहे थे, तो रामपुर, एक हमारा यूपी में एक रामपुर सीट है, वहां से ये आजम खान सपा के टिकट पे, समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। और तब उन्होंने वहां के लोकल कलेक्टर को कहा था पब्लिक मीटिंग के दौरान कि इस ऑफिसर से मैं अपने जूते साफ करवाऊंगा। वो ऑफिसर कोर्ट में गया और 27 तारीख को कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई है हेट स्पीच के मामले में। और वो सजा सुनाते ही, चूंकि हमारे यहां कानून है, वो विधायक थे, एमएलए हो गए थे बाद में, एमएलए शिप उनकी खत्म हो गई, अब वो हाईकोर्ट जाएंगे। उसके ठीक पीछे उनके पास, उनके ऊपर और भी हेट स्पीच के मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ संभव तब हो पाए। देखिए, कानून में प्रोविजंस तो हैं हमारे यहां, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कानून का पालन कहां करा लिया जाता है, ये वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो फाइलें कितनी मोटी और कितनी अच्छी तैयार हो। वकील पर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी फाइलें तैयार हो। यहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और फाइल मिसिल ऐसी तैयार हुई कि 3 साल की जेल और एमएलए शिप चली गई। और ये 6 साल का प्रतिबंध भी लग गया, बैन लग गया। अब शायद ही इस जीवन में आजम खान कोई चुनाव लड़ सके, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे यहाँ इंप्लीमेंटेशन है, चूंकि एक संघ है, सेंटर का अपना अलग रोल है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग रोल हैं। हमारे यहाँ और ऐसी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, 65 साल रही हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उनके प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, जो कि एक माइनॉरिटी से आते थे, और उन्होंने पीएम रहते हुए स्पीच क्या दी कि इस देश के संसाधनों यानी रिसोर्सेस पर अगर पहला हक है तो वो मुसलमानों का है। तो साहब 85% आबादी यानी बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू है, तो जब कभी, सच बताऊं आपसे, आपके साथ वृंदावन मथुरा की यात्रा करने का अवसर मिला, आपके साथ हम लोग अयोध्या की यात्रा करने का अवसर मिला, जब कभी हिंदू को, एक सनातनी को आतंकवादी या टेररिस्ट या असहिष्णु, इंटॉलरेंट कहा जाता है ना साहब, वो अपने मूल स्वभाव में ऐसा है ही नहीं, और तब बड़ा बुरा लगता है, बहुत चुभन होती है। मैं वापस आ रहा हूं, आप जब बार बार कह रहे हैं कि इलाज बहुत कड़ा है, और आम मुसलमानों को ये कुछ खास जो क्लबों में बैठ के, जो एसी कमरों में बैठ के ये चिंताएं करते हैं, उनको सड़क पर उतरने को मजबूर कर देते हैं उकसा के कि वो पत्थरबाजी करे, तो ये आम मुसलमानों से आपका आशय क्या है? क्या ये आम मुसलमान वो अजलाफ और अशराफ यानी पसमानदा और ये जो अशराफ वर्ग है, आप ये बात कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरह का विमर्श, इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का नैरेटिव भारत में भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं तो सारे मुसलमानों को कह रहा हूँ कि अपने आप को एजुकेट करें। जिस तरह जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, या तो मुझे झुटला दें अगर मैंने गलत बात की हो। मैंने नाम लेकर बताया कि किसका क्या किरदार रहा है, और इसके लिए आम मुसलमान को अपने आप को पूछना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमने इंडिया के साथ, भारत के साथ और हिंदुओं के साथ हमारा क्या कैरेक्टर रहा है, पहले हम असेस करें 1400 साल का, कि हमने इनके साथ क्या किया। एक पीसफुल नेशन थी, सुकून से यहाँ पे दुनिया में तरक्की दे रही थी ह्यूमैनिटी को। आयुर्वेद में, साइंटिफिक उसमें 1400 साल पहले, हजारों साल पहले से यहाँ से दुनिया में ज्ञान जाता था। हमने क्या किया मुसलमानों ने? हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे हमले किए, हमने जबरदस्ती कन्वर्ट किए, हमने सेक्स स्लेव बनाए। देखें, ये जो जंग जीतने के बाद जो हार जाए उसकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाने की जो रिवायत है ना, ये अब्राहमिक रिलीजन में है।
क्रिश्चियनों में है, मुसलमानों में है। हिंदुओं में ये चीज नहीं थी। हिंदू राजे कभी आपस नहीं। में लड़ते रहते थे, लेकिन जीतने के बाद मुखालिफ जो हार जाता था राजा, उसकी रानियों को, उसकी बेटियों को मान सम्मान दिया जाता था और उनको अलग महलों में रखा जाता था, उनको सेक्स स्लेव नहीं बनाया जाता था। अरे सर, यहां रुकूंगा आपको। सनातन में सबसे बड़ा युद्ध अगर किसी को कहा जाता है वो महाभारत है, महाभारत का युद्ध। और उस महाभारत के युद्ध से हम जैसे हिंदुओं को ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि शाम ढलने के बाद यानी सूरज ढलने के बाद लड़ाई युद्ध भी बंद हो जाता था और सब अपने अपने खेमे में लौट जाते थे। जी। तो वही मतलब ये वो कौम थी जो दुनिया को ज्ञान देती थी। हमने यहाँ पे आके बर्बादियां की। तो आम मुसलमान को सोचना होगा कि चलो हो गया जो 1300 साल तक होता रहा। 47 में हमने क्या किया? एक देश था हम्म। हिंदुस्तान, हमने उसको मजहब की बुनियाद पे काटा और साजिश का हिस्सा बने। हमने अलग देश लिया इस्लाम, हम वहां नहीं गए, हम इधर ही चिपके रहे। हिंदुओं ने मान सम्मान के साथ हमें रखा। किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि भाई साहब तुमने तुम्हारे देश का बंटवारा करवाया था, तुम तो गद्दार हो। उनको मान सम्मान के साथ यहाँ रखा। और फिर कंपेयर करो अपने आप को कि जो देश भारत को तोड़ के काट के जो देश बनाया गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें इन माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। अपने कंपेयर करोगे ना तो तुम खुद समझ जाओगे मुसलमानों कि तुम लोग जन्नत में रह रहे हो। और मैं आज नहीं, मैं कई सालों से अपनी वीडियो में भी कहता रहा हूं, यहाँ पे एक इंग्लैंड में भाषण में भी मैंने कहा था कि अगर आपके पड़ोस में एक हिंदू रहता है ना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उससे। अगर आपके पड़ोस में एक मुसलमान रहता है ना, तो आप टेंशन में ही रहोगे। हमारे एक हिंदू दोस्त हैं, इन्होंने मुझे आज से 2-3 साल हो गए, तकरीबन 2019 में अक्टूबर जी। ही था। उनका फोन आया कि पहले तो मैसेज आया ट्विटर के ऊपर, प्राइवेट मैसेज, कि आपकी वीडियोस देखता हूं, मैं एक मुश्किल में हूं, आपका फोन नंबर चाहिए। मैंने फोन नंबर दिया तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे फला इलाके में लंदन में रहता हूँ, मेरे बराबर में एक मुसलमान रहता है। तो रोज सुबह मेरा 5 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए निकलता है ना, तो बस स्टॉप पे खड़ा होता है, तो वहां पे उसको वो कहता है, पाकिस्तानी मुसलमान, कि तुम हिंदू हो, तुम तो जन्नत में जाओगे नहीं, तुम तो जहन्नमी हो। और दूसरा उसने कहा कि मेरी 17 साल की बेटी है, उसको एक पाकिस्तानी ने लव जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉश कर दिया है, वो घर छोड़ के चली गई है। मेरी बच्ची बच्ची को बचाओ और मुझे हल बताओ। हम्म। हम लोग फिर गए, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहां पे एक सिखों का एनजीओ है जो इस तरह के केसेस में मदद करता है। वो पाकिस्तानी को तो पुलिस केस बनाया हमने, और बच्चे को तंग करता है ये वो करके उसको हमने केस बना दिया। उसने माफी वाफी मांग ली, जान छूट गई। वो लड़की का क्या करें, लड़की का तो ब्रेन वॉश हो चुका था। तो हम्म। आपके पड़ोस में मुसलमान है, आपको बड़ा सावधान रहना है। आपके पड़ोस में हिंदू है, वो बेचारा कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। यहाँ पे ब्रिटेन में कहते हैं कि हिंदू प्रोडक्टिव है, टैक्स पेयर है। यहाँ पे यूके में 2% आबादी हिंदुओं की है, टोटल पॉपुलेशन की 2% आबादी हिंदुओं की है। जेल में 0% है। 329 हिंदू जेल में टोटल, आउट ऑफ 1 मिलियन। मुसलमानों की आबादी 4% है टोटल यूके की पॉपुलेशन की। जेल में 12% है या 19% है। तो भाई साहब, भारत के मुसलमानों को खुद बैठ के सोचना होगा, चाहे वो अशराफ के हैं, चाहे वो पसमानदा है। उनको ये सोचना होगा, कंपेयर करना होगा कि दूसरे देशों में जहां मुसलमान माइनॉरिटी है उसको तो बड़े इख्तियारात मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं, इंजॉयमेंट मिली हुई है। जहां मुसलमान मेजोरिटी में, वहां पे माइनॉरिटी का सत्यानाश हो रहा है। तो हमें इस हम्म। देश ने इतनी चीजें दी, इतने राइट्स दिए, इतना कुछ दिया, हमें कुछ तो सोचना चाहिए कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो और ये अवैसी का नाम लिया तो आपने अभी कहा कि मैंने आपके साथ यात्राएं की, तो मेरे लिए तो वो गोल्डन पीरियड था। जब मैं आपके साथ मथुरा में गया, जब उन गलियों में हम घूमे, वहां पे
वो मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे ये कसक दिल में उठती है कि यार कब वापस मौका मिलेगा। इसी तरह अयोध्या बिल्कुल। गया और मैं हमेशा से अपने आप को राम जी के बहुत करीब समझता हूँ। तो मैं समझता बहुत हूँ बढ़िया। मैं पता नहीं क्यों मुझे शुरू से राम जी से बड़ा लगाव है, तो अयोध्या जाना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन आपके साथ एक शैतान का भी मैंने दीदार किया था। आपको याद होगा लखनऊ के आपके होटल में जहाँ पे आपने मुझे रखा था, क्या वहां बात है। होटल की लॉबी में जब मैं आ रहा था तो पीछे मुड़ के देखा तो अवैसी आ रहा था। तो भाई साहब, पसमानदा हो अशराफिया हो, उसको खुद देखना होगा कि हमारा लीडर हमारे साथ क्या कर रहा है, और जो नहीं कर हम्म, पा रहा उनको आप एजुकेट करें। आप उनको एजुकेट करेंगे। अब फ्रांस में सेक्युलर एजुकेशन दी जा रही है। तो देखें, मैं जब फ्रांस में रहता था ना 20 साल पहले, तो एक फ्रांस में लॉ बना था कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में रिलीजियस साइंस आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हम्म, होगा कि एक लड़का या लड़की क्रॉस नहीं पहन सकता गले में, हिजाब नहीं पहन सकता। इवन हम्म। सिखों को भी पाबंदी लगाई गई कि आप वो पगड़ी नहीं लगा टर्बन सकते, नहीं। कड़ा हम्म, नहीं पहन सकते। लेकिन तो मैं एक बार यूरोपियन पार्लियामेंट में मीटिंग में गया तो वहां पे एक फ्रेंच एमपी मुझे मिला, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि भाई मुझे एतराज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी लॉजिक तो हम्म, समझाओ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों हम्म, पाबंदी लगाई है। बोला हम एक फ्रेंच नेशन बिल्ड बिल्ड करना चाहते हैं, डिवाइडेड फ्रेंच हम्म, नेशन बिल्ड नहीं करना चाहते ऑन रिलीजियस ग्राउंड या एथनिक ग्राउंड या किसी भी इस पे। हम एक फ्रेंच नेशन बिल्ड करना चाहते हैं। आप अपना धर्म घर पे छोड़ के आओ, स्कूल में लेके नहीं आओ। यही चीज भारत को करनी होगी। अगर आपको एक भारतीय कौम, अगर एक इंडियन नेशन, तो आपको प्रायोरिटी सिखानी होगी बच्चों को कि देश इज प्रायोरिटी। देश है तो सब कुछ है, और इसके बाद आपका बिल्कुल। धर्म घर तक रख के आओ। तो ये बड़ा कड़े स्टेप्स हैं जो आप लोगों को लेने पड़ेंगे।